नेक्स्ट चैप्टर अपना है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इज व्हाट, बेसिकली हम एक कोई भी खर्चा करते हैं तो उसको पीएनएल में ले जाके राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको तो हम पीएनएल में ले जा नहीं सकते, लेकिन उसको हावेवर थोड़ा थोड़ा करके हमें उसको पीएनएल में लेके जाना होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा उसको किस फॉर्म में लेके जाते हैं, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में लेके जाते हैं। वी परचेज अ फिक्स्ड एसेट एंड ग्रेजुअली उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करके एंड पूरी तरह से उस अमाउंट को हम पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं, ठीक। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटिन्यूस है, परमानेंट है, इट इज़ यूनिवर्सल, वो रहेगा ही, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस बिकॉज इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होता है, फिजिकल फैक्टर्स, फंक्शनल फैक्टर्स। एसी चलाते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा उनके डेप्रिशिएट होता है। एसी का जो मशीन है वो बाहर लगा हुआ है, ठीक है, जो पंखा और उसका कंप्रेसर वो बाहर लगा हुआ है, उसमें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की वजह से उसका कॉपर वायर खराब हो जाता है, करोड हो जाता है, दैट इज ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। देन डेप्रिसिएशन इज मस्ट। अच्छा, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो उससे डेप्रिसिएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देन डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट। अच्छा, डेप्रिसिएशन का और एक बेनिफिट होता है, क्या, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है हमें, हमारा टैक्स को भी कम करता है, क्योंकि प्रॉफिट को कम करता है तो टैक्स भी कम हो जाता है। अच्छा, ध्यान रखना, एसेट 100 रुपया का, कैन आई चार्ज डेप्रिसिएशन 150 रुपीज़। मेरा एसेट 100 रुपीज़ का है, क्या मैं 150 का डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ? एक साथ नहीं लगा रहा हूँ, 10 साल में लगाऊंगा, लगा सकता हूँ? नो, वाई? बिकॉज कॉस्ट से ज़्यादा तो आप डेप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। मैंने क्या बोला था, आप खर्चा करते हो उसको पीएनएल में राइट ऑफ करते हो, लेकिन फिक्स एसेट में खर्चा किया तो वो एक साथ में पीएनएल नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो आपका जो खर्चा किया वही तो पीएनएल में जाएगा ना। आपने 150 का खर्चा किया तो 150 पीएनएल, 100 किया तो 100। इसके अलावा डेप्लीशन होता है। डेप्लीशन किसके ऊपर होता है? ऑन वेस्टिंग एसेट्स, जो कि नेचुरल माइंस वगैरह होता है, ठीक। इसके अलावा ऑब्सोलीट भी हो जाता है एसेट कई बार, तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं? टू एसरटेन द करेक्ट प्रॉफिट, दूसरा टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, थर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, टू एसरटेन द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हमने इसमें देखा था पार्ले जी का फैक्ट्री, रिमेंबर, पार्ले जी का फैक्ट्री है, वो आदि गोदरेज बोलता है मेरे को कि ये ना, मेरे को क्या मतलब, आदि गोदरेज बोलता है मेरे को पार्ले जी बिस्किट बनाने का कॉस्ट क्या था, कह रहा है मैं इतना आटा यूज़ करता हूँ, इतना चीनी यूज़ करता हूँ, इतना फ्लेवर यूज़ करता हूँ, इतना मैदा जाता है, ठीक है, और बाकी अलग अलग करके, और मैं लेबर को एक बिस्किट बनाने का इतना पैकेजिंग का ये कॉस्ट आता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन को इतना पे करता हूँ पार्ले जी के ऐड के लिए, अलग अलग। लेकिन वो एक और कॉस्ट को ऐड करता है, क्या? मशीन का डेप्रिसिएशन। वो बोलेगा मेरा एक मशीन है, ये 10,000 पार्ले जी बिस्किट बना सकता है, मशीन का कॉस्ट 50,000 रुपीज़, तो वो क्या बोलेगा, 50,000 रुपये में 10,000 बिस्किट बन जाएगा, तो एक बिस्किट का मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 5 रुपया। तो वो इस 5 रुपये कॉस्ट को भी क्या करेगा? ऐड करेगा। एक और चीज़, डेप्रिसिएशन इज़ अ कैश एक्सपेंडिचर और अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब आप मशीन को डेप्रिशिएट करते हो तो आप किसी को पेमेंट नहीं करते। इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? मैंडेटरी, इस तरीके से। देन डेप्रिसिएशन अपने एसेट को कम कर देता है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसको हम क्या करते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्रेडिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन खर्चा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, ठीक है। अगर हम प्रोविजन बनाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और फिर जब एसेट को बेचते हैं तो एसेट अकाउंट अपना क्रेडिट हो जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। तो पहले प्रोविजन क्रेडिट हुआ था, अभी प्रोविजन डेबिट होता है। अल्टीमेटली एंट्री फिर से क्या पास हो गया अपना? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, जो भी अपना फर्नीचर या फिक्स एसेट। और फिर इसको हम पीएनएल में राइट ऑफ करते तो एंट्री क्या होता है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के मेथड्स कितने हैं? 3 मेथड्स हैं, यूनिफॉर्म चार्ज, डिक्लाइनिंग चार्ज एंड अदर मेथड्स। यूनिफॉर्म चार्ज में क्या होगा? अपना डेप्रिसिएशन का रेट और अमाउंट दोनों हर साल क्या रहेगा? सेम। डिक्लाइनिंग मेथड में क्या होगा? रेट सेम रहेगा बट चार्ज, अमाउंट जो रहेगा वो डिक्लाइन करता जाएगा। और अदर मेथड के अंदर सर कुछ भी हो सकता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? देखो, एसएलएम बोलूँ या फिक्स इंस्टॉलमेंट बोलूँ, हमें क्या चेक करना है?
हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है क्या? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया तो स्ट्रेट अवे कॉस्ट इनटू रेट इज माय डेप्रिसिएशन पर एनम। बट अगर रेट नहीं दिया तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया होगा? कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ। सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट पर एनम। नाउ दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट पर एनम विल बी डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है, इंटू 100। तो हमारे पास क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन रेट। अच्छा, रेट दिया है और स्क्रैप वैल्यू, लाइफ सब कुछ दिया है, तो क्या हमें स्क्रैप वैल्यू और लाइफ को यूज करना है? नो। ध्यान रखना, रेट अगर दे दिया तो कॉस्ट इनटू रेट, खत्म काम। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? नेक्स्ट एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन इनटू वो एन्युटी रेट, डेप्रिसिएशन नहीं, कॉस्ट इनटू एन्युटी रेट बिकम्स आवर डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू पे हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं और डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होता है। फिर अगले साल का जो ओपनिंग होगा वो पिछले का क्लोजिंग होएगा, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट माइनस फिक्स्ड डेप्रिसिएशन। और हमने इसको सॉल्व करने का तरीका क्या दिखा था? कॉस्ट इनटू एन्युटी रेट को एम प्लस में डाल देना, करेक्ट, एम प्लस में मेमोरी में डाल देना, और फिर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट ऐड करना। जैसे 5 लाख प्लस 10% माइनस एमआरसी इक्वल टू आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा। फिर इस जो अमाउंट आ जाएगा उसके ऊपर इंटू 10% प्लस इक्वल टू माइनस एमआरसी, फिर इक्वल टू करोगे तो आपके पास क्या जाएगा? अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस आया। अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में कुछ भी होगा, हमारे साल की शुरुआत में प्रीमियम पे करते हैं, तो हमारा एसेट जितने का है उसके हिसाब से हम प्रीमियम पे कर देते हैं, हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाता है और वो लमसम अमाउंट हमारे को यूज हो जाता है दोबारा से एक एसेट को परचेज करने के लिए। सेम वे अगर सिंकिंग फंड मेथड या डेप्रिसिएशन फंड मेथड हो तो उसमें भी क्या होगा? कॉस्ट इनटू व्हाट? सिंकिंग फंड टेबल रेट। कॉस्ट इनटू सिंकिंग फंड टेबल रेट बिकम्स आवर डेप्रिसिएशन अमाउंट पर एनम, करेक्ट। और उसके हिसाब से फिर हम लोग वो सिंकिंग फंड टेबल बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? फर्स्ट ईयर के एंड में। इंटरेस्ट कब से मिलना शुरू होता है? सेकेंड ईयर के एंड से, ठीक है। व्हाट अमाउंट इज इन्वेस्टेड? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एनुअल अप्रोप्रिएशन। लास्ट ईयर में एनुअल अप्रोप्रिएशन होता है, इंटरेस्ट मिलता है, बट हम दोबारा से इन्वेस्टमेंट को परचेज नहीं करते, हम उसको सेल करते हैं। सेल करने पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एसेट अकाउंट के अंदर। और एसेट अकाउंट के अंदर जो डिफरेंस आता है उसको हम कहाँ बेचते हैं? पीएनएल में, और अपना एसेट अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसमें तो कुछ भी नहीं देगा, कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस पे इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस इक्वल टू फिर अगले साल का बैलेंस। ध्यान रखना, दीस डेप्रिसिएशन रेट्स आर डेप्रिसिएशन रेट पर एनम। तो कोई एसेट आपने 4 महीना यूज किया तो टोटल डेप्रिसिएशन इनटू 4/12 जरूर कर देना। देन यू हैव सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड के लिए अपना 2 पंच लाइन था, 5 पे 15, 10 पे 55। इसमें हम क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में लाइफ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जितने रिमेनिंग लाइफ रहता है वो अपॉन द सम ऑफ क्यूमुलेटिव लाइफ, करेक्ट, ठीक है। जैसे 5 साल पे 15 हो जाता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, और रिमेनिंग लाइफ को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं इनटू कॉस्ट, ठीक है। आपकी बुक में खाली कॉस्ट दिया हुआ है, वैसे कॉस्ट माइनस स्क्रैप भी होता है। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन का मॉड्यूल उठाओगे तो वहाँ पर खाली कॉस्ट दिया हुआ है, अदरवाइज इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी अमाउंट आएगा उसमें आप क्या कर देना? डेप्रिसिएशन लगा देना। फिर आ जाता है अपने पास क्या? डबल डिक्लाइनिंग मेथड। उसमें हम डबल रेट से डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते हैं। फिर ग्रुप डेप्रिसिएशन इज व्हाट? सेम क्लास ऑफ एसेट, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दोनों को मर्ज करके हम डबल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है? ओपनिंग वैल्यू, करेक्ट, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेजेस, उसके बाद में उसको कंपेयर करते हैं किससे? उसके क्लोजिंग मार्केट वैल्यू से। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वैल्यू कम हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं? उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, जो भी डिफरेंस रहता है। इट्स जस्ट लाइक बेसिकली योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। स्टॉक को आप वैल्यू करते हो साल के एंड में, ज़्यादा वैल्यू होता है तो इग्नोर करते हैं, कम वैल्यू होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है, पीएनएल में राइट ऑफ। नेक्स्ट वाज डिप्लीशन एंड मशीन आर। डिप्लीशन और मशीन आर दोनों सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिप्लीशन में स्क्रैप नहीं होता, मशीन आर में स्क्रैप होता है। और हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सो इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ,
टोटल कैपेसिटी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन आ जाता है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने यूनिट्स आपने लिया। अगर मशीन आवर है तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने आवर्स यूज़ हुआ। अगर मशीन आवर में वो आपको यूनिट्स के बेसिस पे बताता तो हम बोलेंगे 1 यूनिट का इतना डेप्रिसिएशन, हमने 100 यूनिट निकाला तो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा इंटू 100। डेप्लीशन में वो आपको बता देगा 1 यूनिट का मतलब टोटल उसका कैपेसिटी कितना है। लेट्स से ऑयल फील्ड है तो कितने लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है। कोई माइंस है तो कितना है केजी माइंस उसके अंदर है। उसको फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे विथ कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। फिर अपने पास क्या जाएगा, 1 यूनिट को एक्सट्रैक्ट किया तो क्या कॉस्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड। तो अपने पास क्या जाएगा, टोटल डेप्लीशन विच इज गोइंग टू बी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। फिर से ध्यान रखना, डेप्लीशन इज चार्ज्ड ओनली ऑन द वेस्टिंग एसेट। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास क्या था, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन द मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम। तो ध्यान रखना एसएलएम में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है, डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन कम लगता है। फर्स्ट ईयर में दोनों का डेप्रिसिएशन सेम रहता है, बट आने वाले साल में डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन कम होने लगता है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहता है, तो डिफरेंस बढ़ते जाता है। तो अगर आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जा रहे हो तो आपका आने वाले टाइम में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर आप डब्ल्यूडीवी से एसएलएम जाते हो तो आपको फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर सेम रेट रहा तो मैं 10% एसएलएम से 10% डब्ल्यूडीवी में जाता हूँ, ठीक है। एसएलएम से 10% एसएलएम से 10% डब्ल्यूडीवी में जाता हूँ तो मेरे को डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा। मैं 10% डब्ल्यूडीवी से 10% एसएलएम पे जाता हूँ तो मुझे फर्दर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बट अगर मैं 10% एसएलएम से 20% डब्ल्यूडीवी में जा रहा हूँ तो ये लॉजिक नहीं लग सकता क्योंकि रेट चेंज हो गया इसलिए, ठीक। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, वी फर्स्ट नीड टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, नए रेट से उसको डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाता है, नया बुक वैल्यू आ जाता है। हम उसको पुराने बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं और उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो गया, वो हमारे लिए फायदा। अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज, वो हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान। बोलो ये क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर है पक्का। एक और चीज़ इसमें हमें देखना है, इसके अंदर जब हम रेट्स निकालेंगे या अमाउंट निकालेंगे तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वी टेक 100 रुपीज़ एज द कॉस्ट और फिर हम कंपेयर करते हैं 1 साल में इतना डेप्रिशिएट, 2 साल में इतना डेप्रिशिएट, 3 साल में इतना डेप्रिशिएट। तो 3 साल में अगर 100 का एसेट इतने का बन गया तो हमने आज जो वैल्यू है वो कितने का होगा, ये रिवर्स कैलकुलेशन करके सॉल्व हो जाएगा। याद है 90% वाला, डिवाइड बाय 90%, डिवाइड बाय 90%, डिवाइड बाय 90% आया रिवर्स में। और अगर एसएलएम होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, सीधा 10 10 10 3 बार डिप्रिशिएट हो गया तो आज की जो वैल्यू है 70 है, तो सीधा डिवाइड बाय 70 करने से अपना आंसर आ जाता था। करेक्ट, यही अपना था चेंज इन मेथड एंड दैट्स ऑल इज देयर इन डेप्रिसिएशन। इसके बाद में हमें क्या चेक करना था, डेप्रिसिएशन अपना फिनिश हो गया। नेक्स्ट वी हैव फाइनल अकाउंट्स। करेक्ट, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की से भी पहले हम किसको डिस्कस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या पता चलता है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो क्या आ जाता है हमारे पास, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, ऑल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, ये सब हम माइनस करने के सबको ऐड करने के बाद माइनस करते हैं किसके साथ, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पता चलता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेजेस होगा या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, फिर हमारे पास इधर क्या होगा, सेल्स, और कैरेज इनवर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड एंड ग्रॉस लॉस ऑन द क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही अपना एक और लॉजिक था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड या वेजेस। अच्छा एक और बात मेरे को बताओ, अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो उसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा। अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, आपको क्वेश्चन दे दे, अनिरुद्ध स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ठीक है, एंड ही मेड सो मेनी परचेजेस एंड दिस वाज हिज क्लोजिंग स्टॉक, दिस वाज हिज सेल्स, फाइंड आउट द
ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ओपनिंग स्टॉक ढूंढोगे क्या? नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि नया बिजनेस शुरू हुआ है ना, नया बिजनेस है मतलब पिछले साल तो था ही नहीं, अब पिछले साल कुछ था ही नहीं तो पिछले साल का स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा नहीं। तो ये आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन कैसे दिया बनेगा? अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म परचेज सो मेनी गुड्स, और राम स्टार्टेड विद अ बिजनेस, ठीक है, राम स्टार्टेड अ बिजनेस एंड ही मेड सो मेनी परचेजेस, सो मेनी सेल्स एंड दिस वाज द क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज हिज ग्रॉस प्रॉफिट। तो वहाँ ओपनिंग स्टॉक मत ढूंढते बैठ जाना। क्यों? क्योंकि नया बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक तो हो ही का ही नहीं। आया समझ में? दैट्स व्हाट वाज देयर इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का और पीएनएल अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट में भी क्या होता है? ऑल रेवेन्यूज ऑन द डायरेक्ट साइड, डेबिट क्रेडिट साइड एंड ऑल योर एक्सपेंसेस ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में कवर नहीं हुआ वो अब सब किस में आ जाएगा? अपना पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। और पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का लॉजिक क्या है? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि नहीं? इतना सेल करने के लिए हमने इतने का गुड्स परचेज किया था। देन यू हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट क्या बताता है आपको? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। बैलेंस शीट के अपने कितने साइड्स होते हैं? दो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होता है क्या उसमें? नो सर, वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसीलिए उसके अकाउंट नहीं होते। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट। इसके अलावा बैलेंस शीट इज फॉर प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर डे। पर्टिकुलर डे हम आज का बैलेंस शीट बना सकते हैं लेकिन पूरे महीने का बैलेंस शीट नहीं बना सकते। पूरे महीने का क्या बनेगा? पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट इज मेड फॉर अ पीरियड, बैलेंस शीट इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर डे। देन बैलेंस शीट के अंदर एक साइड अपने पास होता है क्या? लाइबिलिटीज, और एक होता है असेट साइड, ठीक है। और इसमें एक और आ जाता है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ना व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट? How do we present items in the balance sheet? Either in the order of permanence or in the order of liquidity. परमानेंस में किया तो फिक्स एसेट सबसे ऊपर आएंगे और कैश एकदम नीचे आएगा। लिक्विडिटी में किया तो कैश सबसे ऊपर आएगा, फिक्स एसेट्स नीचे आएंगे। इसी तरह से अगर हम लाइबिलिटी साइड का बात करें तो परमानेंस ऑर्डर में ओनर कैपिटल सबसे ऊपर आएगा और करंट लाइबिलिटी एकदम नीचे आएगा। अगर यही हम लिक्विडिटी ऑर्डर में करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? करंट लायबिलिटी, और लास्ट में कौन आएगा? ओनर्स कैपिटल। इसी को हम मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। देन वी रेड समथिंग कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, जिसमें क्या क्या है? फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि मोर देन 1 ईयर। इट्स नॉट मशीन, इट्स मोर देन 1 ईयर। आप लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो फिक्स एसेट, शॉर्ट टर्म यूज करते हो तो करंट एसेट, उसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या? फ्लोटिंग एसेट। और एक होता है हमारे पास लिक्विड एसेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट टर्म एसेट। 3 महीने के अंदर यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा अपने लिए? लिक्विड एसेट। और अगर ज़्यादा यूज करते हो तो विद इन अ ईयर यूज करते हो तो करंट एसेट। अदरवाइज यू हैव फिक्स एसेट्स। बोलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का? देन वी हैड वेस्टिंग एसेट्स, जो नेचुरल माइंस वगैरह था। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट इज व्हाट? एसेट विच डज नॉट हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस बट इट हैज अ वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? एसेट विच डू नॉट हैव एनी वैल्यू, ठीक है, वो क्या बन गया अपना? फिक्टिशियस एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट कभी फिक्टिशियस बन सकता है क्या? यस, अगर उसका वैल्यू खत्म हो जाए तो। आया समझ में? अब जैसे 500 का नोट क्या हो जाएगा थोड़े टाइम में? फिक्टिशियस एसेट। जनवरी, ठीक है, जनवरी भी नहीं, रादर 31 मार्च के बाद, 31 मार्च तक तो आरबीआई भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। 31 मार्च के बाद में दिसंबर तक बैंक्स, उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। तो अगर 31 मार्च के बाद भी किसी के पास 500 1000 का नोट रहा तो क्या करना? उसमें चने खाना, ठीक है। तो वो अपना फिक्टिशियस एसेट हो गया। इन सेम वे यू हैव लाइबिलिटीज, इट्स लाइक योर फिक्स्ड लाइबिलिटी और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देन यू हैव करंट लाइबिलिटी एंड देन यू हैव कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, ठीक। ये सब फिनिश करने के बाद हमने देखा था एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में अपना क्या था? क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। अच्छा, स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों ने स्टॉक के साथ में एक और क्या था अपना? परचेजेस। स्टॉक के साथ में एक और हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, किसका? परचेजेस का। देखो, हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, ठीक। इसके अलावा अगर हमारा गुड्स परचेज किया हुआ गुड्स अगर हम लोग फ्री सैंपल की तरह बांटते हैं तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। सो एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, डेबिट टू परचेजेस। प्रोपराइटर उठा के ले गया तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो लॉस बाय फायर, थेफ्ट टू परचेसेस,
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका परचेजेस कम हो गया। और चैरिटी में अगर आपने दे दिया, ठीक है, तो जो कुछ भी रहेगा, आप अगर गुड्स को बेचने की बजाय कोई और यूज करते हो तो वो अपना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और परचेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट। फिर अपना अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो उसके लिए क्या था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड पे। अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। नाउ प्रीपेड एक्सपेंस विल गो टू असेट साइड एंड दिस एक्सपेंस आपके बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट के अंदर माइनस हो जाएगा। हम करते थे ना, टू एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड, ये वही वाला है। सेम गोज फॉर योर इनकम। इनकम अगर आपको नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। नाउ इनकम विल गो टू पीएनएल क्रेडिट साइड एंड अक्रूड इनकम विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड। लेकिन अगर आपको एडवांस में इनकम मिल गया तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम ऐसा क्यों करते हैं, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। आउटस्टैंडिंग अक्रूवल, अक्रूड का सारा लॉजिक क्या है अपना, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट हमने देख ही लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था किसको, डेटर्स को। आप देखो तो डेटर से आपके पास, उसमें से किसको माइनस करो, बैड डेट्स। बैड डेट्स को माइनस करने के बाद जो डेटर्स है उस पे क्या माइनस करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक ही बात है, एक ही बात है, मीनिंग इज सेम। ठीक है, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, बात तो एक ही है ना। सो इट इज लाइक डेटर्स, ग्रॉस डेटर्स, उसमें से बैड डेट्स को माइनस कर दो जो विजय माल्या बन चुके हैं। फिर जो बचे हुए उसमें से जो डाउट है जो विजय माल्या बनेंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और आरडीडी, ठीक है, व्हाटएवर। उसके बाद जो बचता है, हमें लगता है इनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, सो माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर जो बचता है उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। बोलो करेक्ट। ओपनिंग प्रोविजन क्रेडिट साइड, क्लोजिंग प्रोविजन ऑन द डेबिट साइड, है कि नहीं। ठीक है, एक्चुअल बैड डेट्स डेबिट साइड पे आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाता है, या फिर बैलेंसिंग फिगर ये अपना पीएनएल में गया तो इधर डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा आपके लिए, एक्चुअल बैड डेट्स। क्वेश्चन में आपको यही दिया जाएगा, ध्यान रखना। अगर प्रोविजन अकाउंट आता है तो प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे है तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। ठीक है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। या फिर आपके पास क्या रहेगा, बाय पीएनएल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आया। मतलब दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना। बी इट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे बैड डेट्स आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आ गया तो यहाँ पे बैड डेट्स की बजाय क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्काउंट। बोलो क्लियर। और लॉजिकली हमने देखा था तो हमने क्या बोला था, हमें लगा था 5,000 का नुकसान होगा, हमारा नुकसान खाली 3,000 का ही हुआ, तो 2,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन है हमारे पास। इस साल हमें 7,000 का प्रोविजन बनाना है या 8,000 का प्रोविजन बनाना है, तो क्या बोलेंगे 8,000 में 2,000 का प्रोविजन तो पिछले साल का ही है, इस साल हमें कितना प्रोविजन बनाना है, खाली 6,000 का। लेकिन सपोज करो हमने सोचा था 5,000 का खर्चा होगा, हमें 8,000 का बैड डेट्स हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 3,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 3,000 को तो पीएनएल में डालो ही, प्लस पिछले इस साल के लिए जो 8,000 का प्रोविजन बनाना है वो भी जाएगा। सो 8 इस ईयर का, 3 प्रीवियस ईयर का, टोटल कितना पीएनएल में जाएगा, 13,000 11,000। बोलो ये क्लियर हुआ, 8 + 3 और यहाँ पे 8 - 2 आया। तो ये लॉजिक के साथ भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो कि हम क्रिएट नहीं करते। व्हाई, वेरी गुड, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, प्रूडेंस वर्ड का क्या मतलब होता है, समझदारी। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, समझदारी। दिल्ली वालों ने प्रूडेंस नहीं दिखाया, फटाके फोड़े, अभी वो खुद फूट रहे। ठीक है, तो प्रूडेंस, हमने मुंबईकर्स ने प्रूडेंस किया, हमने फटाके कम फोड़े, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम हुआ, सो प्रूडेंस आया समझ में, एक समझदार इंसान की तरह आया समझ में। आगे देखो नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा दिल्ली के कोई स्टूडेंट नहीं है, सुनते तो बेचारे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल के बैलेंस को कम करता है और
नया कैपिटल लाते हो तो वो कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करता है। कैपिटल बैलेंस शीट के कहाँ पर आता है? लाइबिलिटी साइड पे। लॉजिक याद रखना, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को क्या करेगा? इंक्रीज, तो क्रेडिट इन द कैपिटल अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो डिक्रीज करेगा, तो बोलो इज इट क्लियर ये वाला पॉइंट। देन एसेट वाला हमने देखा था, एक्सीडेंशियल लॉस, लॉस हो गया तो लॉस टू एसेट, लॉस बाय फायर टू एसेट। लेकिन अगर इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिल रहा है तो फिर हम क्या कर देंगे? इंश्योरेंस कंपनी टू एसेट, देन बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। और जो कम अमाउंट हमें नहीं मिला, 100 का एसेट था, 40 रुपये का इंश्योरेंस मिल गया, 60 का जो लॉस है वो पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा। सेम गोज फॉर योर स्टॉक। अब बस खाली यही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ये एंट्री पास हो जाएगा। मैनेजर कमीशन हमने देखा था, इट कैन बी बिफोर और इट कैन बी आफ्टर। बिफोर हुआ तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू कमीशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100, लेकिन आफ्टर हो गया तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 100 कमीशन परसेंटेज अपॉन 100 प्लस कमीशन, कमीशन परसेंटेज, ठीक है। सो 5 अपॉन 100 कब होगा? जब बिफोर। 5 अपॉन 105 कब हो जाएगा? जब हो जाएगा आफ्टर। इसके अलावा प्रोप्राइटर गुड्स को ले गया तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, गुड्स ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस। इसमें क्या था? हमने गुड्स को बेचा, अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया तो हमें अप्रूवल मिला नहीं, तो ये गुड्स या तो रिजेक्ट हो सकता है या एक्सेप्ट हो सकता है। रिजेक्ट हो गया तो हम इसको सेल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हो गया तो हम सेल की तरह उसको रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? जब तक अप्रूवल मिला नहीं तब तक उसको रिकॉर्ड करो मत। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले एंट्री क्या पास किया था? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑन सेलिंग प्राइस। अभी उसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स, और गुड्स को वापस से कॉस्ट अपने स्टॉक में लेके आ जाएंगे, और स्टॉक में अगर लेके आएंगे तो कौन से प्राइस पे लाएंगे? कॉस्ट प्राइस पे। सो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आया समझ में ये वाला? और गुड्स लाइंग विद द कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देन गुड्स विच इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, गुड्स विच इज रिसीव बट विच इज नॉट रिकॉर्डेड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, परचेज टू सप्लायर आ जाएगा। सैलरी टू प्रोप्राइटर नॉर्मल अपना हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो देखो पीएनएल अकाउंट भी कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड पे। जनरल रिजर्व भी कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड पे। पीएनएल से पैसा जनरल में जाएगा, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट, पीएनएल डिक्रीज हो जाएगा तो डेबिट। आया समझ में? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में क्या था? गैस का जैकेट खरीदा था मैंने, डीजल का जैकेट है कि नहीं, 50,000 का जैकेट एमआरपी, आपने मुझे कितने का बेचा? 45 का। 5,000 क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि बिल कितने का बना? 45 का। अब इस 45 के जैकेट के लिए मैंने आपको 42,000 कैश पे कर दिया, 3,000 का जो आपने मुझे डिस्काउंट दिया, ये क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सिंपल। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। अभी देखना, तूने 50,000 का जैकेट मुझे 45 का बेचा, हाँ तो मैं क्या बोलूँगा घर पे जाके? आज तो 45,000 का चूना लगा, 45 का बिल। लेकिन जब मैं तेरे को 42,000 ही पे करूंगा, 3,000 का तेरे से डिस्काउंट ले लूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आज तो फायदा हो गया, ये 3,000 के फायदे को मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन वो जो 50,000 पे तूने 5,000 का डिस्काउंट दिया, मैं उसका फायदा बताऊंगा क्या? वो फायदा नहीं। उस वक्त तो मेरा टेंशन किस पे रहेगा? 45 का सामान खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। इसके अलावा हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कुछ भी नहीं था, ये कवर। देन नेक्स्ट अपने पास क्या स्टार्ट होने वाला है? पार्टनरशिप।